कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. सबको प्रणाम। मेरा नाम नारायण अमित है और इस साल की सिविल सर्विस परीक्षा में मैंने 70 रैंक हासिल की है। यह मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मेरे को 289 रैंक आई थी और इस साल भगवान की कृपा से मेरे को 70 रैंक हासिल हुई है और मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली अपनी एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, क्योंकि मानव विज्ञान ये मेरा ऑप्शनल था और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो ये वीडियो मेरे ऑप्शनल पे होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि सिविल सर्विस में हम सबको एक ही चीज़ चुननी पड़ती है, बाकी सब कंपलसरी होता है और ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपनी फाइनल रैंक डिसाइड होती है उसका सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है वो ऑप्शनल को होता है, क्योंकि ये 500 मार्क का पेपर होता है और इसमें जो वेरिएशन ऑफ मार्क्स मिलते हैं वो जनरल स्टडी से बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन मिलते हैं। एक एक पेपर में आपको 50-60 नंबर का मार्क्स का वेरिएशन मिल जाता है और पूरे फाइनल लिस्ट में, पूरे ओवरऑल लिस्ट में से भी 50 मार्क्स में पूरा जो रैंक और सर्विस है वो पूरी बदल जाती है। तो कृपया अपने ऑप्शन में बहुत ध्यान दीजिए और ऑप्शन अच्छी तरह से चुनिए। ऑप्शनल चुनने के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा सबसे पहले आपको सजेशन रहेगा कि आप वो ऑप्शनल चूज़ कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिले। आपकी इंटरेस्ट बाकी सब सेकेंडरी है, अगर क्योंकि यूपीएससी में 11-12 सब्जेक्ट होते हैं, किसी को सब चीज़ में तो इंटरेस्ट नहीं हो सकता। जब पढ़ना ही है तो आप ये सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल रहे हो। हालांकि आपको वो सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं लगता और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ में अच्छे हो और आपको उसमें इंटरेस्ट भी ना हो। सो दोनों ऐसा नहीं कि ऑपोजिट चीज़ें हैं। ऑप्शनल आपके टेम्परमेंट को भी सूट करना चाहिए। दिस वुड बी द सेकंड क्राइटेरिया। अगर आपको 2-3 अच्छे ऑप्शन मिल गए तो आप उनमें चूज़ करने में ये क्राइटेरिया लगा सकते हो कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, मैंने एंथ्रोपोलॉजी इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये बहुत ही स्टैटिक सब्जेक्ट है। इसमें करंट अफेयर्स की रोल रिलेटिवली कम रहती है कंपेयर टू पॉलिटिकल साइंस, जहाँ हर साल आपको नोट्स अपडेट करने पड़ते हैं, हर साल आपको नए करंट अफेयर्स के इवेंट्स डालने पड़ते हैं। एंड वन मोर रीजन वॉज दैट एंथ्रोपोलॉजी में आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपको पता होता है कि ये सही आंसर है या नहीं, ये गलत आंसर है। वरना जनरली जो एब्स्ट्रैक्ट साइंसेस होते हैं जैसे सोशल साइंस, वहाँ पे आंसर बहुत ही ओपन एंडेड होता है, कोई करेक्ट आंसर नहीं होता, जहाँ राइटिंग स्किल्स का महत्व और बढ़ जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव है या फिर उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है या फिर इंग्लिश अच्छी है, उन लोग को ज़्यादा हेल्प होती है। मेरी स्किल्स जो थी वो ज़्यादा मेमोराइजेशन की तरफ थी और मैं सिंस इंजीनियर था तो मेरे को अगर एक आंसर अच्छे से होता है तो मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में ये भी होता है कि पूरी जो मेहनत होती है सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में वो एग्जाम हॉल के पहले होती है। कोई एक बुक नहीं है जिसको आपको एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ना पड़ता है। ऐसी 15 या 16 बुक्स है जहाँ पे आपको एक 2-2 पेज के छोटे छोटे पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं और आपको आंसर असेंबल करना पड़ता है। तो अगर आपने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एंथ्रोपोलॉजी की 2013 से पैटर्न चेंज हुआ था, अगर आपने उनसे लगा लिया है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे और आप बहुत अच्छा आंसर बना पाएंगे। और जो ये मेहनत है वो एग्जाम के पहले होती है। एग्जाम में आपको सिंपली जाके जो भी आपने लिखा है, आंसर बनाया है इतनी मेहनत करके और जो आपने रिमेंबर किया है उसको आपको सिंपली जाके लिखना है। तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी में स्कोरिंग बहुत हाई होती है क्योंकि द डिमांड जो होता है क्वेश्चन का वो बच्चे एड्रेस कर पाते हैं। एंथ्रो में ये भी एक ट्रेडिशन रहा है कि 2015 से जो भी टॉपर होते हैं एंथ्रो में वो अपने नोट्स डाल देते हैं टेलीग्राम पे या फिर अदर मीडियम पे। जो हर साल का जो टॉपर होता है तो वो पिछले साल के टॉपर की नोट्स लेके उसमें 2-3 पॉइंट ऐड करके, 2-3 फ्लो चार्ट ऐड करके, 2-3 कन्वर्जन करके और अच्छे नोट बनाता है और अच्छा आंसर बनाता है। इसलिए हर साल एंथ्रो का स्कोरिंग अच्छा रहता है और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि मेरे 306 नंबर थे एंथ्रो में इस बार। पेपर 1 में 166 थे और पेपर 2 में 140 थे और इस बार ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है एंथ्रोपोलॉजी में यूपीएससी सीएससी 2021 में। मेरे को पिछली बार 257 नंबर आए थे और इस बार मेरे 306 नंबर आए थे और मेरे ऑलमोस्ट 49 मार्क्स सिर्फ ऑप्शनल में इंप्रूव है और ये दी मेन रीज़न है कि मेरा रैंक पिछले बार 289 से इस बार 70 रैंक इंप्रूव है। तो मैंने जो किया था मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगा अभी। जनरली आपको अगर ज़्यादा मार्क्स है ऑप्शनल में, आपको एकदम टेक्निकल कंटेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप जनरल स्टडीज़ की तरह लेमैन लैंग्वेज लिखोगे तो आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। और क्योंकि ऑप्शनल पे क्लियरली लिखा है कि दिस इज़ अ मास्टर लेवल पेपर, जो जनरल स्टडीज पेपर होता है वहाँ पे लिखा है कि एनी पर्सन विद जनरलाइज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दिस पेपर, बट ऑप्शनल में क्लियरली लिखा है कि दिस इज अ मास्टर्स लेवल डिग्री लेवल पेपर। सो आपको एकदम टेक्निकल पॉइंट्स आना चाहिए, आपको स्कॉलर के नाम पता होना चाहिए, आपको व्यू पॉइंट्स पता होना चाहिए कि कौन स्कूल ऑफ थॉट क्या बोल रही, फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट या स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ थॉट
या फिर डिफ्यूजनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो बोल रहे हैं, वो पॉइंट्स जो बोल रहे हैं, आपको उनकी व्यू पॉइंट्स अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे थियोरेटिकल डायमेंशंस लेके आओगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हाईलाइट होगा। और फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा आई थिंक मेजर डिफरेंस यही था कि मैंने जो स्कॉलर के व्यू पॉइंट थे, बुक के नाम लिखे थे या फिर ऑथर्स के नाम लिखे थे, फिर कोई की कंसेप्ट थे या फिर जो केस स्टडीज ऐड की थी, इन सब में आप एग्जामिनर को लगता है कि आपने एक्चुअली सब्जेक्ट पढ़ा है और आप जनरल पॉइंट्स के अराउंड बीट अराउंड द बुश नहीं कर रहे हैं। तो इवन क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत यूजफुल हो जाती। मैंने अपने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो एकदम थीरीज, फॉसिल्स, आर्कियोलॉजी, इन सब टॉपिक्स पे लिखे थे। और ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना पड़ता है और एकदम टेक्निकल पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। जब आप अच्छे से टेक्निकल पॉइंट्स लिखते हैं जो बाकी बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, तब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। जनरली नंबर तब मिलते हैं जब बाकी सबने नहीं लिखा है और आपने लिखा है। अगर पेपर जनरल आता है, ईजी आता है, तो सब बच्चे कुछ ना कुछ लिख पाते हैं और ओवरऑल पेपर की मार्किंग कम हो जाती है। इसलिए पिछले 2 साल से पेपर 1 क्योंकि बहुत टेक्निकल है, उसमें ज़्यादा नॉलेज लगती है टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तो पेपर 1 में मार्क्स का वेरिएशन बहुत है। मेरे 166 आए 250 में से और कुछ बच्चों के 120 भी आए। तो एक पेपर में आपको 40 मार्क्स का वेरिएशन दिख सकता है। हालांकि पेपर 2 जो मोर अप्लाइड नेचर में आता है, वहाँ पे जनरल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, व्हाट आर द एजुकेशनल चैलेंजेस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें हर बच्चा कुछ ना कुछ तो लिख पाता है, तो इसलिए वेरिएशन ऑफ मार्क्स बहुत कम जाता है। इसलिए पेपर 2 में हाईएस्ट 150 और 130 से 150 में बहुत बच्चे हैं, तो जो वेरिएशन ऑफ मार्क्स पेपर 2 में वो बहुत कम है। तो और पेपर 2 में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप ऐसा करें कि आप थोड़ा दिल से लिखिए, थोड़ा इन्वॉल्व होकर लिखिए, बिकॉज वी आर एड्रेसिंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब हु आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो अगर आप इन्वॉल्व होकर अच्छे पैशनेटली लिखते हैं तो एग्जामिनर को अच्छे से लगता है कि आप इन्वॉल्व हो और आप सब सिर्फ किताबी बातें नहीं लिख रहे हैं। तो अगर आप एकदम पैशनेटली होकर लिखोगे पेपर 2 में, एनजीओ एक्टिविस्ट टाइप लिखोगे, तो जनरली आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। और पेपर 1 में आपको एकदम टेक्निकल पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच करेंगे। विद रिगार्ड टू कोचिंग, मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सिर्फ L2A पे एक टेस्ट सीरीज लिया था। सेकंड अटेम्प्ट में क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम था, मैंने वैद ICS में एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग ज्वाइन की थी और वहाँ पे मैंने किया था और L2A की टेस्ट सीरीज वापस ली थी। तो आई थिंक दैट इफ़ अ पर्सन जो बिगिनर है, अगर उनको चाहिए तो ऑप्शनल के लिए वो कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड फील्ड है। पूरे यूपीएससी सिलेबस में ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ की कोचिंग चाहिए। जनरल स्टडीज फाउंडेशन कोर्स जनरली ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती, मैंने भी ज्वाइन नहीं किया था फाउंडेशन कोर्स। लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक सेगमेंट में दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग को एथिक्स लिखने में दिक्कत आती है, तो आप एथिक्स का ले सकते हो। या फिर आपको ऑप्शनल में दिक्कत आ रही है, आप ऑप्शनल में आपको कोई आइडिया नहीं है ऑप्शनल कैसे करना है, तो डेफिनेटली आप ऑप्शनल में कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कोचिंग आपको कंप्लीट नहीं देती है। आपको बोल दिया जाएगा ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, 1 2 3 बोल के आपको बोल दिया जाएगा, लेकिन एंड में आप करना आपको ही है। मैंने ऑलमोस्ट 6-7 टॉपर के नोट्स रेफर किए थे और उनमें से जो भी क्रूशियल पॉइंट था मैंने अपने नोट्स बनाए थे। मैंने अपने पूरे नोट्स हैंड रिटन बनाए थे और ऑलमोस्ट 1500 पेजेस के मेरे नोट्स हो गए थे। तो एंड में आप मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई आदमी नया है जो इसमें या फिर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आया, तो डेफिनेटली दे कैन टेक हेल्प ऑफ कोचिंग। टेस्ट सीरीज का रोल भी होता है, आपको नए नए पॉइंट्स मिल जाते हैं केस स्टडीज ऐड करने के। लेकिन अगर आपने आपके नोट्स अच्छे से बना लिया और आपके नोट्स अच्छे ज़्यादा, तो टेस्ट सीरीज का रोल डेफिनेटली डिक्लाइन होता है। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि कम से कम 4 से 5 आप टेस्ट लिख के जाइए, क्योंकि मेरे को याद है मंदार पाठकी जो 2019 में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, उनके नोट्स भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने ज़्यादा टेस्ट नहीं लिखे थे, सिर्फ 5 या 6 टेस्ट लिखे थे। और मैंने भी अपने 2 साल में सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी के 9 या 10 फुल एंड टेस्ट लिखे। तो आप कम टेस्ट लिखोगे भी तो आपको चल जाएगा और आपके नोट्स अच्छे और आपकी मेमोराइजेशन स्किल अच्छी, जो आपने याद कर पाओ पूरे नोट्स। DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। एक बार न्यूटन ने कहा था कि वी कैन सी फर्दर देन अदर्स बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट्स। सो इसी प्रकार क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर्स की नोट्स की हेल्प ली है और उन सब में मैंने उन सब की वजह से मेरे नोट्स भी बहुत अच्छे हो गए। तो मैं भी अपने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। स्पेशली जो नोट्स मेरे को बहुत अच्छे से बनाए थे, बहुत मेहनत से बनाते, वो सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। आप डेफिनेटली वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आप नोट्स डाउनलोड करके आपको भी बहुत हेल्प होगी। तो आप भी वो चैनल रेफर कर सकते हो अपने नोट्स के लिए। और मैं कुछ बातें और बोलना चाहूँगा एंथ्रोपोलॉजी के, कि ये एक सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक चीज़ में अच्छे हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है बहुत ही होलिस्टिक सब्जेक्ट है। यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन के सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायोलॉजी भी होती है, यहाँ पे सोशल कल्चरल भी होती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इट्स लाइक 6 सब्जेक्ट्स एक सब्जेक्ट में मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल पेपर 1 में आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, आपको सोशोलॉजी पढ़नी पड़ती है, आपको थियरीज पढ़ने पड़ते हैं, आपको फॉसिल्स पढ़ना पड़ता है। पेपर 2 में आपको कास्ट पढ़ना पड़ता है, ट्राइबल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, वापस आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी आती है। तो बहुत ही वेरिड पेपर है। यहाँ पे कोई एक सोर्स नहीं है जो आप रेफर कर सकते, तो आपको अलग अलग सोर्स रेफर करने पड़ेंगे और वहाँ से आंसर आपको कंपाइल करना पड़ेगा। तो एक और मैं बात एकदम क्लियर करना चाहूँगा कि एक जनरली मिथ होती है कि कोई ऑप्शन छोटा होता है और इजीली हो जाता है। मैंने पाया कि
हर ऑप्शनल जो यूपीएससी में होता है हर सब्जेक्ट में कम से कम 6 महीने की तैयारी कम से कम लगती है, क्योंकि ये डिग्री लेवल पेपर है। कोई ऑप्शनल 6 महीने से कम नहीं लगते। अगर आपको टॉप मार्क्स चाहिए आपको कम से कम 6 महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पर्सनली मुझे ऑप्शनल करने में 9 महीने लगे थे और अच्छे मार्क्स लाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप वैल्यू एडिशन करोगे और वापस नोट्स लिखोगे और वापस अपडेट करोगे, तो इन सब पे बहुत टाइम लगता है। तो ऑप्शनल इज़ नॉट वेरी स्मॉल थिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ ऑप्शनल में अगर मार्किंग ठीक से नहीं हो पा रही है तो आप एक महीने में बचाने के चक्कर में आप 3-4 साल वेस्ट करो, ये भी सही नहीं बात होगी। तो कृपया अपना ऑप्शनल अच्छे से चूज़ कीजिए, बहुत डिस्कशन करने के बाद चूज़ कीजिए, अपने टेम्परामेंट पे चूज़ कीजिए और अपने मार्क्स दे रहा है कि नहीं ऑप्शन उसके भी बेसिस पे चूज़ कीजिए। और एंथ्रोपोलॉजी में बोलना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली काका रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो 2014 में आई है और उसने ऑलमोस्ट हर रिपोर्ट का समराइजेशन करके दिया है, तो उसमें बहुत हेल्प होती है एस्पिरेंट्स को। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ी थी, उसमें सब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो सब का भी अच्छा आइडिया लग जाता है और मैंने उसकी समरी भी अपने चैनल पर डाल दिया। आप उसमें डायरेक्टली नोट्स देख सकते हो, आपको रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने समरी ऑलरेडी बना दी है। और उसके बाद 2 रिपोर्ट्स आई है, एक है कि अबे बांग कमेटी ऑन ट्राइबल हेल्थ और एक और रिपोर्ट है कि इडाटे कमीशन ऑन डिनोटिफाइड ट्राइब्स। अगर आप इन दोनों रिपोर्ट को भी अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो तो ये भी एक्चुअली एक वैल्यू एडिशन हो जाता है, क्योंकि अगर आप हर आंसर में ट्राइबल में सिर्फ काका रिपोर्ट यूज़ करें तो थोड़ा मोनोटोनस होता है। आप 1-2 बार डेफिनेटली रेफर कर सकते हो काका रिपोर्ट को, लेकिन अदर रिपोर्ट्स जो नए 2 है उनको भी आप रेफर कीजिएगा। एक और अच्छी बात है एंथ्रोपोलॉजी में कि यहाँ पे करंट का रोल कम होता है, तो ज़्यादा हर साल नोट्स अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने एक बार अच्छे से नोट बना लिए तो आप उन पर हर अटेम्प्ट की रिलाई कर सकते हो। एक और पॉइंट जो मेरे को बहुत ही एसेंशियल लगी, जो मैं एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी का जो साइकिल होता है, एग्जाम साइकिल, इसलिए चक्रवायु, मतलब अभिमन्यु एक बार चक्रवायु में घुस जाता है तो उसको बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं यह बोलना चाहूँगा कि आप एग्जाम साइकिल में तभी एंटर कीजिए जब आपकी ऑप्शनल की तैयारी हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आपकी ऑप्शन की तैयारी नहीं हुई, प्रीलिम्स जब आप लिख रहे हो, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लिए तो मेंस लिखने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि 3 महीने में ऑप्शनल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जो हम प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते लेकिन मेंस के लिए हमको पढ़ना पड़ता है, तो टाइम बहुत कम होता है। और आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई मेरा पहला अटेम्प्ट में और हाई रैंक नहीं आई थी, मेरी 289 रैंक आई थी। क्योंकि अगर आप ठीक से ऑप्शन नहीं कर पाओ, आपके कुछ ना कुछ मार्क्स तो कटेंगे ऑप्शन में और आप ओवरऑल भी मार्क्स कम कर पाओगे, तो या तो आप लिस्ट में नहीं होगे, या फिर आप मेंस क्वालिफाई ना करोगे, या फिर आप क्वालिफाई करोगे भी तो एकदम लिस्ट के नीचे होगे, आपको अपनी प्रीफर्ड सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो आप साइकिल में तब एंटर कीजिए, प्रीलिम्स तब लिखिए जब आपका रीजनेबल अमाउंट ऑफ ऑप्शनल सिलेबस कंप्लीट कर पाया है और आपको मेंस एग्जाम पे पूरी पकड़ है, आप मेंस एग्जाम अच्छे से लिख पाओगे। वरना क्या होगा कि आप मेंस अच्छे से नहीं लिख पाओगे और अगले अटेम्प्ट में दिक्कत आएगी। तो ये एक साइकिल चलता रहेगा और इस साइकिल में बहुत सारे एस्पिरेंट फंस जाते हैं और उनको जो 1 या 2 अटेम्प्ट में जनरली क्लियर हो जाते हैं, उनको 4 या 5 अटेम्प्ट या ज़्यादा लग जाते हैं और उसमें जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, जो मेंटल एग्नी उनको फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा है। तो एक रूल ऑफ थंब है कि एग्जाम तभी लिखिए जब आप श्योर है कि आप पूरे साइकिल्स में गुजर पाएंगे और एक ही बार में आप पास कर पाओगे। मेरा ये कहना है कि जो अटेम्प्ट अपने हाथ में है, जो द करंट अटेम्प्ट इज द मोस्ट प्रेशियस अटेम्प्ट। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास 5 या 6 अटेम्प्ट में है, आपको एक ही अटेम्प्ट में निकलना है और जो अटेम्प्ट अपने हाथ में है वो सबसे प्रेशियस अटेम्प्ट है। मैं मानता हूँ कि लक का फैक्टर डेफिनेटली इसमें होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करो तो डेफिनेटली आई थिंक थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। एक और चीज़ मैंने जो यूनिक की थी कि वो एक बुक है एम्बर एंड नंबर, उसमें मैंने जो एसेंशियल चैप्टर है, 2-3 ये एसेंशियल चैप्टर है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं, आप उनको भी रिफर कर सकते हो और वहाँ से आप जो यूनिक पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर सकते हो। जनरली आप कोई कोचिंग की मटेरियल पढ़ोगे या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो वो यूपीएससी एग्जाम की नज़र से लिखी होती है, लेकिन एम्बर एंड नंबर एक थियोरेटिकल बुक है, तो आप उसमें अपना वैलिडेशन करने के लिए, आपकी इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सब्जेक्ट में या फिर अदर पॉइंट्स लाने के लिए आप डेफिनेटली एम्बर एंड नंबर बुक को यूज़ कर सकते हो सिलेक्टिवली, और मैंने भी यूज़ किया था। स्पेशली वहाँ पे जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, जो बॉक्सेस में दिया जाता है कंटेंट, वो आप कोई केस स्टडी में कोट कर सकते हो, रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में कोट कर सकते हो, तो ये सब आप करोगे तो अच्छा रहेगा। एंथ्रोपोलॉजी में एक और यूनिक चीज़ आप कर सकते हो कि आप थियोरेटिकल डायमेंशंस ला सकते हो कि हर स्कॉलर ने क्या बोला है, जिससे मार्क्स बढ़ते हैं। एक और चीज़ है कि आप अगर टॉपिक्स को इंटरलिंक करोगे, अगर 1.1 या फिर 1.3 में अगर चैप्टर 7 के कंसेप्ट्स लाओगे, पेपर 1 को पेपर 2 से लिंक करोगे, हर चीज़ में डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट्स ऐड करोगे और आप एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन लाओगे अपने पेपर में, डेफिनेटली ये ओरिजिनलिटी को रिवॉर्ड किया जाता है और एक और चीज़ में नोटिस किया, अगर जो आप पेपर में एक्स्ट्रा डेटा डालो या फिर ज़्यादा पॉइंट्स लिखो, डेफिनेटली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो हैविंग अ रिच पेपर विद थियोरेटिकल पॉइंट्स और एक क्रिएटिव टच जो होता है, आप खुद से लाते हो क्रिएटिव टच लिंक करके या फिर नए कॉन्सेप्ट लाके या फिर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस लाके या फिर एंथ्रोपोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स आप रियल लाइफ में अप्लाई करके वहाँ पे लिखोगे, या फिर आप आईएएस ऑफिसर की जो या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स है उनके लाइफ में जो उन्होंने ट्राइबल्स को हेल्प किया, जो एनजीओज ने अच्छा काम किया, अगर ये सब एस्पेक्ट्स आप हाईलाइट करते हो अपने पेपर में तो एक बहुत ही यूनिक टच लाता है जो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स दे सकता है। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो।
2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. और मैंने अपने 2 टेस्ट सीरीज भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए। आप देख सकते हो कि किस वे में मैंने आंसर लिखे। जनरली मेरा अप्रोच था कि मैं बहुत सारा कंटेंट आंसर में डालता था और मैं बहुत फास्ट लिखता था पेपर में। एंथ्रोपोलॉजी में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत एसेंशियल है, और स्पेशली जो क्वेश्चन चूज करने हैं, इवन इन द क्वेश्चन पेपर आपको चॉइस मिलता है कि आप 8 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, जनरली आपको मेरा ये सजेशन है कि एकदम टेक्निकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसमें स्पेसिफिक इनपुट्स लगती है। आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो बहुत जर्नलिस्टिक, लाइक व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, और जो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैं आपको डिस्करेज करूंगा, और एकदम टेक्निकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जैसे व्हाट इज थिक डिस्क्रिप्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन यूज्ड इन एंथ्रोपोलॉजी। ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। अगर आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स। एंथ्रोपोलॉजी डिस्कशन बहुत लंबी जा सकती है, बट आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एंथ्रोपोलॉजी डेफिनेटली आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में एकदम टेक्निकल जाकर बहुत मुश्किल होता है। बट आई थिंक आई हैव गिवन यू ओवरऑल पिक्चर एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप क्या है, आप उसमें कैसे स्किल्स रिक्वायर होती है, कैसे आपको कंटेंट लिखना है और आप कैसे आंसर लिख सकते हो। सो थैंक यू टू ऑल फ्रेंड्स।